दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता एंड सुस्वागतम। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है विद्यार्थी.in में एंड नमस्कार। तो भाई हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर आपके पार्ट 10 की, ठीक है। 18वीं शताब्दी में एक नए राजनीतिक गठन, ये आपका पार्ट 10 था। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग आगे और हमारे भाई 5 से 9 तक हमारे प्रश्न बच रहे हैं, तो भूल नहीं जाना, हम लोग को वो भी करना है, ठीक है। सो भाई आइए विचार करें इसे प्रश्न 5 पे हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं भाई हमारा हथियार ऑन है कि नहीं है, ठीक है। सो प्रश्न 5 हमारा है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों करी। आप जानते हैं ये जितने भी नवाब रहे हैं ना, अवध के, हैदराबाद के, बंगाल के, ये जितने भी नवाब रहे हैं, या आप इसको राज्यपाल भी कह सकते हैं, गवर्नर, ठीक है। सो ये लोग चाहते थे कि उधर से मुगल का जो शासन था, किसी भी तरीके का मुगल अफसर काम कर रहे हैं, मुगलों की छत्र छाया में ये नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो वहां से उनको भगा देना चाहते थे, ठीक है। किसी भी चीज में उनको शामिल नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो उत्तर होगा, अवध और बंगाल के नवाबों ने अपने राज्यों में मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए जागीरदारी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करी। वहां पे जागीरदारी व्यवस्था चलती थी, कर वसूल करने के लिए मुगल अफसर रखे हुए थे। उन सब मुगल अफसरों को हटाकर इन सारे नवाबों ने अपने जितने भी लोग थे उनको उन अफसरों की जगह दे दी थी और उन मुगल अफसर को वहां से भगा दिया था। प्रश्न 6 है, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया था। 18वीं शताब्दी में सिखों ने खुद को, अपने आप को एक संगठन में कैसे तब्दील करा था, जो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी संगठन था, ठीक है। किसी से नहीं डरता था, राजपूतों से लड़ लिया, मुगलों से लड़ लिया, मराठाओं से लड़ लिया, बहुत पराक्रमी था। उत्तर देखते हैं, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय में संगठित हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए, आपको कहीं पे भी खुद को ऐसा दिखाना है कि भाई मेरा भी एक अस्तित्व है, खुद का अस्तित्व दिखाना है, तो एक तरीके से दल तो बनाना पड़ता है ना, एक समुदाय खड़ा करना पड़ता है कि देखिए हमारा भी समुदाय है। हमारे एकदम राजनीति में चले जाइए, सबने एक महत्वपूर्ण पार्टियां बना रखी है ना, जैसे कि आरएसएस हो गया, कांग्रेस हो गया, सबने एक समुदाय बना रखा है। सो उन समुदाय के बारे में हम सबको जानते हैं। तो इस सिखों की बात करी जाए तो इन्होंने भी एक समुदाय को बनाया था, एक संगठन को बनाया था, पूरी दुनिया में दिखाने के लिए कि सिख भी भाई हैं, समुदाय में हैं, सब जुट में रहते हैं, ठीक है। इससे पंजाब में क्षेत्रीय राजा निर्माण हुआ। एक पंजाब में इनका कायम चलता था ना, पंजाब में शासन चलता था, तो वहां पे इन्होंने राजाओं की भी स्थापना करानी शुरू करी। एक राजा एक प्रांत पे राज कर रहा था। और यहाँ पे बात करी जाए तो 1699 की बात करी जाए तो में खालसा की स्थापना से पहले और बाद में गुरु गोविंद सिंह ने राजपूतों के साथ ले लीजिए, मुगल शासकों के साथ ले लीजिए, सबके खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के, ठीक है। सो राजपूतों और मुगल शासकों के खिलाफ और मराठा शासकों के खिलाफ भी सिख गए थे। सिख समुदाय हर उस व्यक्ति से लड़ चुके हैं जो उनके सामने आए थे और बहुत पराक्रमी थे। तो 1708 की बात हो रही है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो, ऐसा नहीं कि खालसा खत्म हो गया, उसके बाद खालसा बिल्कुल कायम रहा। खालसा ने बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। बंदा सिंह बहादुर आप कह सकते हैं बहुत एक तरीके से शिष्य थे, गुरु तेग बहादुर जी के बहुत मानते थे उन्हें, जैसे उनके बाकी जितने भी भक्त थे वैसे मानते थे। तो बंदा सिंह बहादुर ने उनकी मौत का भी बदला लिया, उनके 4 बेटों को बहुत बुरी तरीके से मारा था, उनकी भी मौत का बदला लिया, ठीक है। सो उसके बाद ऐसा नहीं हो कि खालसा खत्म हो गया। गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर ने खालसा को नेतृत्व दिखाया, ठीक है, और हर मुगल सत्ता के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया और अपने संप्रभु शासन की घोषणा की। 1715 की बात हो रही है, बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया था और उसके 1 साल बाद 1716 में उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में सिखों ने खुद को कई बैंडों में, यहाँ पे समुदाय की बात हो रही है, में संगठित किया, जिन्हें जत्था और बांध में मिसल कहा जाने लगा। सो मिसल और जट्ठा बनाया उन्होंने, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा पराक्रमी समुदाय
जो शस्त्र विद्या इन सब में निपुण हो, ऐसे करके उन्होंने कुछ समुदायों को खड़ा किया जिनको ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, सिखों के 12 संप्रभु राज्य को भी मिसल बोला जाता है। और जत्था क्या होता है? सिखों का एक सशक्त विकास, एक सशक्त समुदाय जिसको बहुत ही अच्छी शस्त्र कला निपुणता आती हो। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी तक आपने देख लिया कैसे करके इन्होंने समुदाय बनाया। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में आगे बढ़ते गए, खालसा के आगे बढ़ता गया नेतृत्व में। इतने बढ़िया आप कह सकते हैं, बढ़िया नेतृत्व करने वाले वहां पे थे, तो कैसे करके खालसा टूट जाता है ना। सो उनके संगठित यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो शब्द है कि बार बार रिपीट हो गया है, तो फिर इसके लिए माफ कर दीजिएगा। उनके संगठन ने उन्हें पहले मुगल शासकों और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल प्रतिरोध करने में सक्षम बनाया। ठीक है, आपको ये जान के कोई हैरानी नहीं होगी कि एक और राजा आ गया था अफगान से जो सिखों पर भारी पड़ रहा था, वो था अहमद शाह अब्दाली। उसने भी सिखों को चुनौती दी थी, हराने की कोशिश करी थी, लेकिन सिख पीछे नहीं हुए और पराक्रमी से उसका भी सामना कर लिया, जिसने पंजाब के समुद्री प्रांत और सरहिंद की सरकार को मुगलों से छीन लिया था। ठीक है, तो मुगलों के पास सरहिंद भी था, पंजाब भी था, अब्दाली शाह के पास भी था, लेकिन उन दोनों से बंदा सिंह बहादुर, जितने भी गुरु गोविंद सिंह उस वक्त थे और बंदा सिंह बहादुर आए, इन सब ने 18वीं शताब्दी में वो जगह भी इनसे छीन ली थी और अपने नेतृत्व में ले ली थी, पंजाब और सरहिंद को। ठीक है, सरहिंद भी पंजाब के अंदर ही आता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सरल सा उत्तर है इसका। जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और वो मैं क्या बताऊं उनका कहाँ पे राज्य था भाई। दक्षिण भारत ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, पूर्व पश्चिम, हर जगह वो फैले हुए थे, एकदम ऑक्टोपस की तरह हर जगह फैले हुए थे। सो काफी बहुत ही ज्यादा, काफी आप कह सकते हैं बड़ा राज्यपाल उन्होंने बना लिया था अपना। ठीक है, बहुत बड़ा शासक था उनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सो ऐसे ही बोल रहे हैं कि दक्कन को साउथ बोला जाता है, यानी कि दक्षिण बोला जाता है। ठीक है, तो भाई इससे आगे भी क्यों जाना चाह रहे थे? अब सरल सी बात है, उत्तर देखते हैं। मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मराठा दक्कन से आगे विस्तार करना चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि पूरा भारत हमारे ही कब्जे में, नहीं बोलूंगी, हमारे ही मुट्ठियों में हो, जिससे उसका कभी भी एक बुरा फायदा ना उठाया जा सके। उसके जितने भी प्रभावशाली रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को अगर अब हम बोलेंगे, जितना भी उसके अंदर खजाना गड़ा हुआ है, बहुत अच्छे मंदिर हैं, सब कुछ है, वो सब उसके हाथ से ना जाए, भारत के हाथ से ना जाए, सब मुगल लूट के ना ले जाए। इसलिए शिवाजी महाराज पूरे के पूरे भारत में मराठाओं का परचम लहराना चाहते थे। 1720 में उन्होंने मुगलों से मालवा और गुजरात पर भी कब्जा कर लिया था। मालवा गुजरात, ये मालवा पड़ जाता है आपका मध्य प्रदेश और गुजरात पड़ जाता है ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र में पड़ जाता है। ठीक है, तो 1730 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये डेट है 1730। इस वक्त पे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था मराठा साम्राज्य, एंड इस वक्त पे मराठा राजा को पूरे दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई थी। अधिपति मतलब पूरे के पूरे भारत का एक तरीके से भगवान टाइप माना जा रहा था। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं तो महाद्वीप किसको बोला जाता है? महाद्वीप इस जगह को बोला जाता है जहां पे बहुत सारी नदियां इस जगह को घेरती है। हमारे दक्षिणी क्षेत्र को बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, लक्षद्वीप, हर जगह से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं गाइस। असफ जाह, ठीक है, असफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई? असफ जाह, जो आप जानते हैं, असफ जहां हैदराबाद के राज्यपाल थे, हैदराबाद के गवर्नर थे। ठीक है भाई, कौन कौन सी नीतियां उन्होंने अपनाई खुद को ठोस बनाने के लिए? तो उत्तर देखते हैं हम लोग। दक्कन के वास्तविक शासक होने के बाद जब वो दक्कन के शासक बन गए, ठीक है, राजा बन गए,
उसके बाद निजाम उल मुल्क असफ जहां, इनका पूरा नाम है निजाम उल मुल्क असफ जहां, ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी कुछ नीतियां अपनाई थी। वो थी कि वह उत्तर भारत से कुशल सैनिकों, उत्तर भारत हमारा जो उत्तरी पार्ट, उत्तरी छोर पड़ जाता है भारत का, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली है और हरियाणा पड़ जाता है, उत्तराखंड पड़ जाता है, वो हमारा उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग की जगह से वो बहुत ही ज्यादा सशक्त वॉरियर्स आप कह सकते हैं, जिनको सैनिक बोला जाता है, सैनिक लेकर आ रहे थे, ठीक है। और प्रशासकों को भी लाया जा रहा था जिन्होंने दक्षिण में नए अवसरों का स्वागत किया, ठीक है। तो प्रशासक वही होते हैं जिनको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटर्स बोला जाता है, जो सारा कामकाज देखते हैं, पत्र लेख सब कुछ, एक तरीके से पढ़ाई वढ़ाई का सब कुछ भाई देखते हैं, प्रशासन कैसा चल रहा है, किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे जा रहे हैं हमारे पैसे, वो सब चीजें देखने के लिए वो दक्षिण से भी लोग ला रहे थे और उत्तर भारत से भी लोग ला रहे थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और जागीर दी। जागीर यानी कि जमीन को जागीर बोला जाता है। मनसबदार वो होते हैं जो कर वसूल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुगल हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से शासन किया। वैसे तो वो मुगलों के नीचे आते थे, मुगलों के आप कह सकते हैं एक तरीके से मुगलों के नीचे काम करने वालों में से एक आते थे, दरबारी थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके वो खुद ही राजा बन गए, ठीक है। लेकिन मुगलों ने कभी भी उनके राजा बनने के बीच में काम में कभी भी टांग नहीं अड़ाया, एक तरीके से उनको एक तरीके से किसी भी चीज में उनको परेशान नहीं किया, ठीक है। तो मुगल बादशाह ने अब केवल आसफ जहां द्वारा के लिए ही निर्णयों की पुष्टि की, ठीक है। तो आसफ जहां के वक्त में जब भी आसफ जहां कोई निर्णय फतवा कुछ भी जारी करता था तो मुगल उस पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे, उसको ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं देते थे, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि भाई आप एक जगह पे कब्जा भी कर लो और जिस जगह पे आपने कब्जा करा है उस जगह के बंदों ने आपको कुछ बोला ही नहीं, भाई करके बैठे रहो, मेरे को क्या है। कुछ इस तरीके से ही था, जब जहाँ मुगलों की जगह को कब्जा करके बैठा होता और मुगलों उस पर कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मुगलों के पास और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे, इससे भी बड़े बड़े काम थे, तो उसमें अपना दिमाग बिठा के बैठे हुए थे। तो प्रश्न नंबर 9 पे आ गया हमारा, एकदम लास्ट का प्रश्न आ गया है, लास्ट एकदम लास्ट, ठीक है। तो क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंक जितने भी बैंकर होते हैं उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वह 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? तो भाई 18वीं शताब्दी में बैंकर होते थे और होते थे आपके महाजन, महाजन को अंग्रेजी में मर्चेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो बैंकर कौन होते हैं? जो लोन देते हैं, और महाजन भी कर्ज दिया करते थे। महाजन जो बड़े बड़े होते हैं ना, दुकानदार होते हैं जो कहीं से कुछ खरीदते हैं उसको महंगे में बेच देते हैं किसी जगह पे, तो उस वक्त पे क्या होता था कि उस वक्त पे बैंकर से ज्यादा महाजन लोगों की मदद करता था। गाँव में जो लोग रह रहे होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े जमींदार और महाजनों से ही एक तरीके से वो लेते हैं, कर्ज लेते हैं, ठीक है। तो उस वक्त पे बैंकर इतने ज्यादा सशक्त नहीं थे, महाजन सशक्त थे 18वीं शताब्दी में। लेकिन आज के वक्त पे बात करी जाए तो आज के वक्त पे बैंकर ज्यादा सशक्त हैं, क्योंकि आज के वक्त पे जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, उसके अंडर जितनी भी चीजें रहेंगी आजकल के वक्त पे वही मानी जाती कि भाई अच्छा गवर्नमेंट के अंडर है, थप्पा लगा हुआ है, सब कुछ हो रखा है, इसी जगह पे जाके हम लोग लोन लेंगे और किसी जगह से नहीं लेंगे, भाई घोटाला ये सब हो गया। तो एक ऐसी ठोस जगह से जाकर आजकल के लोग, पढ़े लिखे लोग, लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी बैंकरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे, महाजन बैंकरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे। वह उच्च ब्याज दरों पर अधिक ऋण अवसर प्रदान करते थे, यानी कि वो काफी अच्छा खासा पैसा दे देते थे, बहुत कम ब्याज लेते थे। जैसे कि 1000 रुपए ले लो, हाँ 1000 रुपए लौटा देना 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद लौटाओगे तो बस 1000 रुपए के अंदर 20 रुपए या 120 रुपए एक्स्ट्रा करके दे देना। तो इतना सा ही लेते थे, लेकिन आज के वक्त पे बैंकरों की ज्यादा चलती है, ठीक है। लेकिन अब शिक्षा के प्रसार के साथ लोग बैंकों को ज्यादा पसंद करते हैं, जो सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आज के वक्त पे देखो तो बैंक ऐसे बोल रहे थे, अरे हम आपको 1% पे लोन देंगे, अगर आप हमको आधे प्रतिशत पे देंगे, मतलब आधे प्रतिशत के साथ एक गाड़ी का फाइनेंस दे देंगे, पता नहीं कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना। बैंकर ब्याज दर पर सब्सिडी भी देते थे, उनके पास अलग अलग उद्देश्यों के लिए ऋण के अलग अलग दायरे भी थे, इसलिए वे आज व्यापारियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं।
ठीक है, तो देखा जाए तो आज के वक्त में बैंकर महाजन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, सारे प्रश्न हो चुके हैं हमारे। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों से काफी ज्यादा मदद मिली होगी और हम फिर से मिलेंगे कोई और वीडियो में किसी और पाठ या प्रश्न उत्तर के साथ। अपना ध्यान जरूर रखना और कमेंट्स में लिखना बहुत पॉजिटिव, मतलब जैसे भी आपको कमेंट लिखने आप लिखिएगा, छोटे छोटे दिल देती हूँ मैं, सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। फिर से मिलते हैं किसी और पाठ में, तो ध्यान रखिए, चलते हैं, चलिए, तो बाय बाय।